हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम क्लाइमेटोलॉजी में आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंसोलेशन या सूर्य तप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंसोलेशन, सूर्य तप जिसे हम कह रहे हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसको अगर फुल फॉर्म में हम बोलें तो इनसो का मतलब होता है, इन का मतलब होता है इनकमिंग, सोलर, सोलेशन का मतलब सोलर और रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यहां से ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आपतित सूर्य विकिरण, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब ये होता क्या है, देखिए, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे इंसोलेशन या सूर्य तप कहते हैं। यानी सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, वो पृथ्वी पर एक ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, पृथ्वी के धरातल को उस ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, वो इसे इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हम यहां बात कर रहे हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो हमारे जितना भी हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर चाहे बायोलॉजिकल कोई प्रोसेस चल रहा हो, कोई भी जैविक क्रिया हो रही हो और कोई भी फिजिकल प्रोसेस चल रहा हो, कोई भी भौतिक क्रिया हो, उसका सबसे प्रमुख ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। अब आप देखिए, सूर्य से आप जीवमंडल में ले लो, कोई भी आप वायुमंडल में ले लो, या आप ले सकते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो सब ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रही हैं? सूर्य से प्राप्त कर रही हैं। जैसे स्थल मंडल में आप देखें तो अपक्षय हो सकता है, डेन्यूडेशन या वीदरिंग। ठीक है, वीदरिंग हो सकती है, अपक्षय या डेन्यूडेशन हो सकता है, अनाच्छादन हो सकता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एनर्जी कहां से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा आप जलमंडल में देख सकते हो। जलमंडल में आप देखें तो जल जो है उसका गर्म होना किससे संभव है? सूर्य की किरणों से संभव है। और इसकी वजह से क्या चल रही है? जलधाराएं चल रही हैं, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण से क्या हो रहा है? जल वाष्प की प्राप्ति हो रही है, आर्द्रता की प्राप्ति हो रही है, जो बादल हैं वो बन रहे हैं, संघनन हो रहा है और वर्षा हो रही है। इसके अलावा आप अगर जीवमंडल में देखो तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो किससे संभव है? सूर्य के कारण ही। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, उससे संभव है। तो इस सूर्य से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जीवों का अस्तित्व संभव है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो भी पृथ्वी पर प्रोसेस हो रहे हैं, आप चाहे पवन प्रवाह देख लो, वायुदाब का अंतर देख लो, तापमान में अंतर देख लो, वर्षा देख लो, या आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का चाहे अनाच्छादन, अपक्षय हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के ही कारण चल रही हैं। ठीक है, तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रधान स्रोत है और सूर्य से ही हमें सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है। इसे हम आतपन भी कहते हैं। ठीक है, आतपन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सोलर इरेडिएशन भी कहा जाता है, सोलर इरेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, सूर्य की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक बिल्कुल तप्त, एक गर्म पिंड है जो बहुत ज्यादा गर्म है और जिसके केंद्र में जो है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। क्या चल रही है? नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन के कारण, संलयन की क्रिया के कारण क्या हो रहा है? जो हाइड्रोजन है वो सूर्य के केंद्र के अंदर किस में परिवर्तित हो रहा है? हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है और बहुत अधिक मात्रा में जो है ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। तो जो सूर्य जो होता है, इस सूर्य के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो इसका जो एक व्यास जो होता है, सूर्य का व्यास, ये बहुत अधिक होता है। और माने तो ये व्यास जो है वो पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? 109 गुना अधिक है। ठीक है, पृथ्वी से 109 गुना तो ये अधिक है। और अगर इसका हम आयतन की बात करें तो इसका आयतन जो है वो कितना अधिक है? 1,00,000 गुना अधिक है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा जो सूर्य है, ठीक है, इसका आयतन पृथ्वी से इतना बड़ा है, इतना अधिक ये
इसका व्यास है, तो इससे सोलर रेडिएशन कितना होगा। जबकि इसकी जो सतह जो है, इसकी जो सतह है उसका तापमान कितना है सूर्य की का, सूर्य की का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, या इसको फ़ारेनहाइट में अगर दिखाएं तो 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान है सूर्य की सतह का। और इस सूर्य की जो सतह है इसके अंदर हम और जाएं तो जो इसका केंद्र जो है, केंद्रीय जो भाग है सूर्य का, इस केंद्रीय भाग में तापमान जो है इसका वो और भी ज्यादा है। इसका केंद्रीय भाग का तापमान है 5 × 10⁷ डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना अधिक तापमान है। और ये सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से अगर इसकी दूरी की बात करें तो वो है 15 × 10⁷ किलोमीटर। ठीक है, या इसको कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सूर्य देखिए, अब सूर्य जिसका इतना अधिक ताप है और पृथ्वी से इतना बड़ा है, यहां क्यों बता रहा हूं मैं कि पृथ्वी से इतना अधिक बड़ा है, इतना अधिक तापमान है और ये इतनी ज्यादा मात्रा में इसका तापमान है, तो ये पृथ्वी पर कितना तापमान पहुंचाता होगा भाई। देखिए, जो हमें सूर्य तप प्राप्त होता है पृथ्वी पर, वो इसके कुल जो आ रहा है, जो कुल सोलर रेडिएशन हो रहा है उसका 1/2 अरबवा भाग ही मिलता है। समझ गए, 1/2 बिलियन पार्ट मिलता है हमको, यहाँ पे 1/2 अरबवा भाग मिलता है सौरिक विकिरण का पृथ्वी को सिर्फ। सौरिक विकिरण का मात्र 1/2 अरबवा भाग हमें यहाँ पर मिलता है। अब सूर्य के बारे में हम अगर थोड़ा सा बात करें तो सूर्य देखिए, सूर्य जो है उसका एक तो है केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, ये केंद्रीय भाग है जहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है और इसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है और बहुत मात्रा में तापमान उत्पन्न हो रहा है, जो कि 5 × 10⁷ डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इसके बाहर जो है, इसके बाहर की ओर एक परत पाई जाती है, एक और इसके बाहर जो है जो मंडल पाया जाता है, इसका आंतरिक भाग जो है वो तो क्या है, ये तो केंद्र है। और ये जो बाहरी भाग जो ये पाया जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है फोटोस्फीयर। इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है क्योंकि यहां पर दोस्तों फोटॉन्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फोटोस्फीयर में क्या पाया जाता है, फोटॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो केंद्र जो है उसके चारों ओर ये लगभग एक पूरा 300 किलोमीटर का एक पूरी पट्टी होती है। ये केंद्र के पास ये देखें तो ये पूरी एक केंद्र के चारों ओर 300 किलोमीटर की एक मोटी पट्टी होती है, जिसमें कंटिन्यू अगर हम देखें तो फोटॉन्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। और ये एक गैस का, पूरी तरह से एक गैस का छल्ला होता है जो गैसेज जल रही हैं। फोटोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर एक गैस का छल्ला है 300 किलोमीटर मोटा केंद्र के चारों ओर, जिसमें गैसेज जल रही हैं और फोटोन की उत्पत्ति हो रही है। और इसमें अगर हम देखें फोटोस्फीयर में, तो इस फोटोस्फीयर में हमें मिलेगा 90% जो है इसके अंदर वो हमें मिलेगा हाइड्रोजन और 10% इसमें हीलियम होती है। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस जो हैं इसके बाहर क्या हो रही हैं, जल रही होती हैं फोटोस्फीयर में। इस फोटोस्फीयर में से कंटिन्यू जो फोटॉन्स है वो बाहर निकल रहे होते हैं, फोटॉन्स का उत्सर्जन हो रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यूस में से फोटॉन्स का उत्सर्जन हो रहा होता है। अब इसमें देखिए कुछ भाग जो है इसका, यहाँ पे दो टर्म्स और समझिए, इसका जो कुछ भाग जो है उसका तापमान जो है वो बाकी की सतह से कम होता है। ये आप क्लियर समझ लीजिएगा कि बाकी जो सतह है उससे कुछ जगह पर यहाँ पर तापमान कम होता है, ठंडा क्षेत्र होता है इसकी सतह का, और उसका जो वो है, जो सतह है वो एक काले काले धब्बे के रूप में दिखाई देती है। इसे कहते हैं सन स्पॉट, सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं इसको।
ये आसपास के क्षेत्र से ठंडा होता है, ठीक है, इसे सौर कलंक कहते हैं। और इस सौर कलंक का जो बिल्कुल बीच वाला भाग जो होता है, जो डार्क होता है, ठीक है, जो डार्क पार्ट होता है सन स्पॉट का, मान लीजिए ये एक सन स्पॉट है, इस सन स्पॉट का जो बीच का जो भाग है वो क्या है, डार्क है। तो इस डार्क भाग को बोला जाता है उम्ब्रा, ठीक है, इसको बोला जाता है अम्ब्रा। क्लियर है? इसका सोलर स्पॉट का बीच का भाग तो है अम्ब्रा, और इसका बाहर का जो भाग है जो कि थोड़ा सा कम क्या होता है, कम धुंधला होता है, कम काला होता है, या ये थोड़ा सा सतही चमकीला होता है, थोड़ा सा चमकीला होता है, इसको बोला जाता है पेनुम्ब्रा। ये पेनुम्ब्रा हो गया। अब उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा जो ये जो सौर कलंक है, इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। तो सौर कलंक जो इसकी सतह पर कहीं कहीं पर ऐसे क्षेत्र जो कि ठंडे हैं, काले धब्बे के रूप में हैं, इनको सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। और ये जो सौर कलंक है, इनका एक कोई चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। हर साल 11 साल में क्या होता है, एवरी 11 ईयर्स में ये अधिकतम, न्यूनतम, फिर अधिकतम का एक चक्र चलता रहता है। और ये कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक जो है वो फोटोस्फीयर में बने हुए होते हैं, ठीक है, कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रहते हैं, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद जो फोटोस्फीयर की जो बाकी की सतह जो चमकीली होती है, ये पूरी जो चमकीली सतह होती है, इसको बोला जाता है फैक्यूला, ठीक है। तो ये चमकीली जो गर्म सतह है, चमकीली जो सतह है, इसको बोलेंगे फैक्यूला, और ये जो काले धब्बे हैं ये बोले जाएंगे सनस्पॉट। और इसका सनस्पॉट का केंद्रीय भाग तो है उम्ब्रा, और इसके चारों ओर का जो भाग है उम्ब्रा के चारों ओर का वो है पेनुम्ब्रा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सौर कलंक है, इसमें तापमान जो है वो इसके बाहर एक और परत पाई जाती है, ठीक है, इसके फोटोस्फीयर के बाहर एक और परत पाई जाती है। उसका नाम क्या है? उसको कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। ये एक और परत है, क्या है ये? क्रोमोस्फीयर है। और ये क्रोमोस्फीयर जो है वो कितनी दूर होती है? केंद्र से लगभग 1,00,000 किलोमीटर दूर होती है, ठीक है, कितनी होती है? 1,00,000 किलोमीटर दूर होती है। और इसको नाम दिया जाता है क्रोमोस्फीयर। इसका नाम है क्रोमोस्फीयर। अब ये क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गर्म तत्व जो है गैसेस पाई जाती हैं। और एक क्रोमोस्फीयर जो होता है, इसमें भी सोलर रेडिएशन हो रहा होता है। और इसके बाहर एक परत होती है जो कि चमकीली होती है, इसको बोला जाता है कोरोना। ये तो आप नाम से परिचित हो गए हैं, कोरोना। तो सबसे अंदर केंद्र के बाद फोटोस्फीयर, जिसमें फोटॉन्स उत्पत्ति हो रही है। और इस फोटोस्फीयर से दोस्तों दो क्रियाओं के द्वारा, दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा कंटिन्यू फोटॉन्स जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। जो निकल रहे होते हैं कंटिन्यू, वो दो तरीके से निकल रहे होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन, कंडक्शन यानी परिचालन के द्वारा, और दूसरा कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा, ठीक है। परिचालन, कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु के टच में जब आता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, तो अपनी हीट का ट्रांसफर कर देता है, उसे तो कहते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफर होती है अणु की मूवमेंट के द्वारा, पूरा जो अणु है वो ही चलने लगते हैं। तो ये होता है संवहन, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन के द्वारा इस फोटोस्फीयर में से तेजी से सूर्य की जो उत्पन्न हो रहा है, ताप हो रहा है, उसकी किरणें तेजी से बाहर निकलती हैं, और वो फोटोस्फीयर से निकलकर क्रोमोस्फीयर और कोरोना में प्रवेश करती हैं। और इनको बोला जाता है सोलर विंड, सौर पवन कहा जाता है, ठीक है, सौर पवन कहा जाता है, सोलर विंड। अब कभी कभी क्या होता है कि इस केंद्र में, और ये जो तप्त गैसें, जो फोटोस्फीयर में जो तप्त गैसें हैं, इन गैसों में बहुत तेजी से विस्फोट हो जाता है,
ठीक है, बहुत तेजी से विस्फोट होता है और इस तेजी से विस्फोट के कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा जो है वो पृथ्वी की ओर निकलती है या अंतरिक्ष में निकलती है, सूर्य से निकलती है। तो जो बहुत तेजी से जो सूर्य की जो ऊष्मा निकलती है, जो किरणें आती हैं, उसे बोला जाता है सोलर फ्लेयर। इसे बोला जाता है सौरिक ज्वाला या सोलर फ्लेयर निकलती है इसमें से, ठीक है। और ये जो सौरिक ज्वाला है, जो सोलर फ्लेयर है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो पृथ्वी की ओर आते हैं। और जब ये पृथ्वी की ओर आते हैं तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या होता है, एक बेल्ट होती है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। इसे कहा जाता है वॉन एलन बेल्ट। वॉन एलन बेल्ट जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बन रही होती है, इसमें इस सौरिक ज्वाला से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो हैं वो आकर के यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। ये उनको बंद कर लेती है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वॉन एलन बेल्ट, और इसकी वजह से ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी जो है वो इस सोलर फ्लेयर से बची रहती है। और इस वॉन एलन बेल्ट के कारण मैंने आपको जब आयन मंडल पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था तापमंडल में कि इसकी वजह से सूर्य के यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के समय जब ये सोलर फ्लेयर आ रही होती है तो जो ट्रैप्ड हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस जो ट्रैप हो जाते हैं, इनकी वजह से एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है। कहां पे? ध्रुवीय क्षेत्रों में। उसे बोलते हैं हम ऑरोरा, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के समय जो चमकीली रोशनी हमें दिखाई देती है वो वॉन एलन बेल्ट में ट्रैप हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ही होते हैं, एक आयंस होते हैं, तो इनको ऑरोरा कहते हैं। और ये ऑरोरा अगर उत्तरी ध्रुव पर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियलिस। और अगर दक्षिणी ध्रुव में है तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो हो रहा है ये दोनों किससे बन रहे हैं? सौरिक ज्वाला के कारण। तो ये सूर्य जो है वो इसकी एक आपने बेसिक चीजें पढ़ी कि सूर्य के अंदर क्या होता है। सूर्य केंद्र है, उसके चारों ओर फोटोस्फीयर है, 300 किलोमीटर लंबा गर्म गैसों की, बिल्कुल जलती हुई गैसों की एक रिंग है। यहां से फोटॉन्स कंटिन्यू निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, हाइड्रोजन 90%, हीलियम 10% है। इसमें से सोलर विंड निकलती है जो कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना में आती है। सोलर विंड होती है, तेजी से किरणें निकलती हैं। और जब कभी इनमें बहुत विस्फोट हो जाता है फोटोस्फीयर में तो बहुत तेजी से जो किरणें निकल के आती हैं वो वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, मगर वायुमंडल में क्या है, हमारे यहाँ पे वॉन एलन बेल्ट है, वो इसको ट्रैप कर लेती है। इसके अलावा आपने ये देख लिया है कि हमारा ये जो है सौर कलंक, सन स्पॉट होता है। सन स्पॉट का अंदर का भाग जो डार्क भाग है वो उम्ब्रा, इसके बाहर का जो थोड़ा लाइट एरिया है उसे बोला जाता है पेनुम्ब्रा। और बाकी की जो सतह जो क्रोमस में इसकी फोटोस्फीयर की चमक रही है इसको बोला जाता है फैक्यूला, ठीक है। उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और फैक्यूला, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसका क्या रिलीवेंस है। इतनी सारी चीजें हमने जो सूर्य की पढ़ी है बेसिक, इसका क्या रिलीवेंस है। अब सूर्य से जो कंडक्शन और कन्वेक्शन के कारण ताप जो है वो क्रोमोस्फीयर और कोरोना में आ रहा है। अब देखिए, अब सूर्य की जो विकिरण हो रही है, जो रेडिएशन हो रहा है, वो रेडिएशन आकर के पृथ्वी पर कितना भाग आ रहा है? 1/2 अरबवा भाग आ रहा है, ठीक है। 1/2 बिलियन पार्ट आ रहा है। 1/2 अरबवा भाग जो ये आ रहा है, ये दोस्तों कितनी तेजी से आ रहा होता है? ये 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से आ रहा होता है, ठीक है। सौरिक विकिरण कितनी गति से आ रही होती है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड गति से आ रही होती है। और ये 8 मिनट और कितने में? 20 सेकंड में हमारे पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है।
इसका तापमान। अब ये जो आता है ये हमेशा एक फिक्स होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो सूर्य से आने वाली विकिरण से प्राप्त जो तापमान होता है वो हमेशा स्थिर होता है, उसकी मात्रा हमेशा स्थिर होती है। इसे बोला जाता है सौरिक स्थिरांक। आप यहां सौरिक स्थिरांक को समझिए। सौरिक स्थिरांक का मतलब है कि सूर्य से आने वाली विकिरण जो है उनसे एक निश्चित मात्रा में हमेशा ताप की प्राप्ति पृथ्वी पर होती है, वो हमेशा स्थिर रहता है, इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सौरिक स्थिरांक जो होता है इसकी इकाई की अगर बात करें तो इसकी इकाई होती है ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में इसकी इकाई होती है। इस यूनिट में इसको नापते हैं सोलर कांस्टेंट को। ठीक है, अब इस सोलर कांस्टेंट जो है इसमें ये इकाई है इसको लेंजली में भी नापा जा सकता है। लेंजली, ठीक है, लेंजली में भी नापा जाता है। तो सौरिक स्थिरांक की इकाई जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसे समझिए लेंजली। और एक लेंजली है ये कितने के बराबर होता है? एक लेंजली बराबर होता है 1 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। मतलब कहें कि किसी विशेष समय पर, अब यहां से आप समझिए इसको कि सौरिक स्थिरांक क्या है। किसी विशेष इकाई समय पर, किसी इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई समय में पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौरिक ऊष्मा ऊर्जा जो है इसका माप ही सौरिक स्थिरांक कहलाता है। इकाई समय में, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो है वो ही क्या है? लेंजली है। और दोस्तों सौरिक स्थिरांक जो है ये नापा जाता है 1.92 लेंजली। ठीक है, 1.92 लेंजली होता है सौरिक स्थिरांक का मान। और इसको एक्चुअली 94 होता है, ये एग्जैक्ट 1.94 लेंजली होता है। और इसको जो है डायरेक्टली मान देते हैं कि लगभग 2 लेंजली आपको लिखा हुआ मिलेगा, लगभग 2 लेंजली अधिकतर बुक्स में मिलेगा, मगर एग्जैक्ट जो होता है ये 1.94 लेंजली यानी 1.94 ग्राम कैलोरी पर वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट कह लो या 1.94 लेंजली कह लो, ये सौरिक स्थिरांक होता है। ये हमेशा हमें प्राप्त होता है और ये ही हमारा सूर्य ताप का मतलब है। ठीक है, ये मात्रा जो हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है सौरिक विकिरण के रूप में, इसी को हम सूर्य तप कहते हैं। तो अल्टीमेटली सूर्य तप क्या है? सूर्य तप सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण जिनसे सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ये ही क्या है? सूर्य तप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सूर्य तप हो गए। अब सूर्य तप जो है उसमें आपको एक चीज और यहां ये समझनी है कि जो सूर्य होता है, इस सूर्य से जो किरणें आ रही होती हैं, ये किरणें हम आगे जब बार बार यूज लेंगे कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो कैसी होती हैं? लघु तरंगे होती हैं। अब ये लघु तरंगे क्या होती हैं? शॉर्ट वेव्स होती हैं। ये लघु तरंगों से यहाँ पर क्या मतलब होता है? बार बार हम पढ़ेंगे कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सौरिक विकिरण है, वो लघु तरंगे होती है। लघु तरंगे से क्या मतलब होता है? देखिए, इससे मतलब है कि आप तरंग दैर्ध्य की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरंग है। इस तरंग में आप देखेंगे, ये मान लीजिए एक तरंग है। इस तरंग की हम लंबाई या तरंग दैर्ध्य की बात करें जिसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई क्या होती है कि 2 क्रमागत या तो सुरंग,
ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, सुरंग है, क्रेस्ट है, और ये क्या है, ट्रफ है यानी गर्त है। क्रेस्ट और ट्रफ तो दो क्रमागत या तो सुरंग कंटिन्यू आने वाले या दो क्रमागत जो गर्त होते हैं, ठीक है, इनके बीच की जो होती है दूरी, ठीक है, तो यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी जो है या तो दो क्रमागत सुरंग मान लो या दो क्रमागत गर्त मान लो, यहां से बीच की जो दूरी होती है इसी को लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य मानते हैं। अब जिनकी ये जो दूरी है वो कम होती जाएगी, जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती जाएगी उनको हम लघु तरंगे कहेंगे। लघु तरंगों से मतलब है लघु तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, उन्हें लघु तरंगे कहते हैं। तो लैम्बडा जो है जिसका कम होगा वो क्या होंगी, लघु तरंगे होंगी। तरंग दैर्ध्य कम होगी वो लघु तरंगे होंगी, और जिनकी ये दूरी ज्यादा होगी, दो क्रमागत सुरंगों के बीच या दो क्रमागत गर्तों के बीच दूरी ज्यादा होगी, मान लीजिए कि ऐसे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये बड़ी तरंगे हो जाएंगी, ठीक है, ये बड़ी तरंगे हो जाएंगी, यानी ये हो जाएंगी दीर्घ तरंगे, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जिनका वेवलेंथ जो है वो अधिक है, ठीक है। अब जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति जो है वो क्या होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। देखिए, जो आवृत्ति है वो हमेशा तरंग दैर्ध्य के विपरीत होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य की हमेशा व्युत्क्रमणी होती है आवृत्ति, और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, मान लीजिए यहां हम बात करें तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक निश्चित समय के अंदर जो तरंगे गुजर रही हैं उन तरंगों को की गुजरने की जो लंबाई है जो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे, ठीक है। एक निश्चित समय पर गुजरने वाली तरंगों की संख्या जो है वो तरंगों की आवृत्ति कहलाती है, और जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी। जिसकी ज्यादा आवृत्ति होगी उसका क्या होगा, ये जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं ये ज्यादा पास पास बनेंगे, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसके क्रेस्ट और ट्रफ क्या बनेंगे, दूर दूर बनेंगे। समझ आए, यानी कि जितनी कम तरंग दैर्ध्य उतनी ज्यादा आवृत्ति, जितनी कम आवृत्ति उतनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं ये सब यहां क्यों बता रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सौरिक विकिरण की और पार्थिक विकिरण के अंतर की। तो सौरिक विकिरण जो है वो लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है, और इसके पीछे एक और नियम का भी हाथ होता है। लघु तरंग दैर्ध्य मतलब आप समझ गए, तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी कि इसके दो क्रस्ट और दो ट्रफ जो होते हैं, इनके क्रस्ट और ट्रफ के बीच में दूरी कम होती है, इनकी तरंग लंबाई कम होती है। तो जो ये है इसमें एक और नियम आता है, वेन का विस्थापन नियम। वेन का विस्थापन नियम, आप इसको समझिए, ये क्या होता है। वेन का विस्थापन नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, कोई भी वस्तु हो वो जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं इनकी लंबाई उतनी ही कम होगी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है वो जितनी ज्यादा गर्म होगी, ठीक है, उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी जो लंबाई है वो क्या होगी, कम होगी। यानी गर्म तप्त यानी बहुत ज्यादा ताप जो होता है उसके वस्तु के ताप में, यानी वस्तु का हम कहें कि निरपेक्ष ताप, वस्तु का जो निरपेक्ष ताप है उसमें और तरंग दैर्ध्य में विपरीत संबंध होता है। अब ये चीज अप्लाई करके देखते हैं हम सूर्य पे और पृथ्वी पे। देखिए, सूर्य जो है, जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पृथ्वी जो है हमारी, इस पृथ्वी की औसत सतह का ताप कितना है पृथ्वी का, इसका ताप है 15 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है। अब कौन सी ज्यादा गर्म हुआ, सूर्य ज्यादा गर्म हुआ या पृथ्वी, सूर्य ज्यादा गर्म हुआ। अब सूर्य जब 6000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है तो उसकी तरंगे कैसी होंगी, विपरीत संबंध। सूर्य का निरपेक्ष ताप अधिक है इसलिए उसकी तरंग दैर्ध्य
कम है, इसलिए उसकी तरंगे लघु तरंगे होती हैं। जबकि पृथ्वी जो है उसका सतह का ताप कम है, सतह का ताप कम है, निरपेक्ष ताप जब कम हो जाएगा तो ये जो तरंग दैर्ध्य है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से इनकी तरंग लंबाई अधिक होती है। तो सौरिक विकिरण तो होता है लघु तरंगों वाला, और जो पार्थिव विकिरण होता है, जो पृथ्वी के गर्म होने के बाद होता है, वो पार्थिव विकिरण कैसा होता है, दीर्घ तरंगों वाला। किसमें होता है, पार्थिव विकिरण में। ये फिनोमिना आप याद कीजिए, समझिए, क्योंकि इसका आगे हमारे क्लाइमेटोलॉजी में बहुत यूज है कि लघु तरंगे जो होती हैं वो होती हैं सौर्य विकिरणें, और दीर्घ तरंगे जो होती हैं वो होती हैं पार्थिव विकिरणें। ठीक है दोस्तों, और साथ में अगर हम सूर्य ताप के मापन की बात करें तो सूर्यातप को मापा जाता है, इंसोलेशन जो होता है इसको मापा जाता है पायरोहेलियोमीटर द्वारा। पायरोहेलियोमीटर से मापा जाता है इसको। ये याद रखिएगा, सूर्य तप का मापन किससे किया जाता है, सूर्य तप का मापन किया जाता है पायरोहेलियोमीटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपको लेंजली बता दिया मैंने क्या होता है, सौरिक स्थिरांक क्या है, सूर्य तप क्या है, और कैसे लघु तरंगे और दीर्घ तरंगों के बीच आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हमने सूर्य को समझ लिया, इस सबको समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सूर्य तप जो प्राप्त हो रहा है इसका अलग अलग जगह पर हमें पृथ्वी पर किस तरीके से वितरण दिखाई देता है। तो हम सूर्य तप का वितरण पढ़ते हैं सबसे पहले, कि सूर्य तप का वितरण कैसे हमें दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं सूर्य ताप का वितरण किस तरीके से हमें धरातल पर देखने को मिलता है। तो सूर्य ताप में हमें दो तरीके से इसका वितरण देखना है। पहला हमें देखना है टेम्पोरल वितरण, टेम्पोरल यानी हमें इसका कालिक वितरण देखना है, समय के आधार पर कैसे वितरण होता है। और दूसरा देखना है इसका स्पेशियल यानी कि स्थानिक वितरण। स्थानिक यानी स्थान के हिसाब से किस प्रकार का वितरण डिफर करता है, और कालिक यानी कि समय के आधार पर कैसे वितरण परिवर्तित होता है। तो सूर्य ताप को अगर हम देखें तो सूर्य ताप में हमें टेम्पोरली का मतलब है कि जब सूर्य जो है वो या तो उत्तरायण हो रहा है, नॉर्दर्न साइड में जा रहा है, या दक्षिणायन सदर्न साइड में जब आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ऋतुवत परिवर्तन हो रहा है। और इस ऋतु परिवर्तन की वजह से जो समय जो है इसमें अलग अलग समय में सूर्य ताप हर जगह अलग अलग रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा जब स्पेशियल की हम बात कर रहे हैं, स्थानिक की बात कर रहे हैं, तो अक्षांशीय रूप से हम देखें तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर अलग अलग स्थान पर सूर्य तप की प्राप्ति, इंसोलेशन की प्राप्ति अलग अलग होती है। तो ये दो तरीके से सूर्य ताप का वितरण डिफर करता है। अब हम अगर पूरी पृथ्वी पर बात करें, ये हमारे पूरी पृथ्वी पर बात करें, तो हमें यहाँ पर सूर्य ताप के वितरण की स्थानिक और कालिक दोनों दशाओं को हम एक साथ लेके चलें तो हमें दो क्षेत्र, यहाँ पर टोटल 3 पेटियां हमें यहाँ मिलती हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से मिलते हैं। एक तो मिलता है जो अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति का क्षेत्र है। ये कौन सा है, अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति का क्षेत्र है। अधिकतम सूर्य ताप पेटी है ये। ठीक है, ये कौन सी है, ये हमारे विषुवत के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा जो है हमारी, उसके बीच का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सूर्य ताप जो है, ये पूरी पेटी में सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होती है। ठीक है, क्यों होता है ये देखिए। सूर्य देखें तो
सूर्य जो है वो वर्ष भर अधिकतर समय जो है वो इसी पेटी में जो है वो गमन करता रहता है। और इसी पेटी में जब वर्ष भर गमन करता है तो विश्वत व्रत पर सबसे अधिक समय तक सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। इसलिए यहां पर जो है वो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है। मगर यहां पर से सूर्य जो है वो उत्तर और दक्षिण में गति करता रहता है। मान लीजिए कि 0 डिग्री पर यहां पर सूर्य जो है हमारा वो कब होता है, दो स्थितियों में सूर्य जो है वो पूरी तरह से विषुवत व्रत के ऊपर होता है। और वो 2 तारीख कौन कौन सी होती हैं जिन पे ये होता है? एक तो होता है 21 मार्च को, ठीक है, और एक होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य जो है वो विषुवत व्रत पर होता है तब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बसंत विषुव। बसंत विषुव बोला जाता है इसको। और 23 सितंबर को क्या बोला जाता है? शरद विषुव। इसको बोला जाता है बसंत विषुव और शरद विषुव। ठीक है, ये होता है इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स होता है। शरद को बोला जाता है वेर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, और बसंत को बोला जाता है स्प्रिंगल इक्विनॉक्स। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 स्थितियां देखिए। मान लीजिए यहां पर 21 मार्च जो है, 21 मार्च को यहां पर सूर्य है। ठीक है, 21 मार्च को कहां है? यहां पर सूर्य है। अब यहां से सूर्य जो है वो कहां होगा? उत्तरायण चलेगा। ठीक है, सूर्य 21 मार्च के बाद क्या जा रहा है? उत्तरायण हो रहा है। और उत्तरायण होने के बाद वो यहां पर कब पहुंच जाएगा? 21 जून को वो कहां होगा? कर्क रेखा पर होगा। कर्क रेखा पर होगा तो सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ेंगी? कर्क रेखा पर। तो यहां से लेके यहां के क्षेत्र में एक बार तापमान अधिकतम हुआ। जब सूर्य यहां से ऊपर जा रहा है तो हर बार एक बार जो है हर स्थान पे तापमान अधिकतम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें हर स्थान पर एक बार वर्ष में सीधी पड़ गई। एक बार पड़ गई अभी तक के टाइम में 21 मार्च से 21 जून के बीच। 21 जून के बाद सूर्य वापस दक्षिणायन आने लगेगा। जब ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, विषुवत व्रत की ओर आ रहा है, तो फिर से यहां पर हर स्थान पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ेंगी। यानी इस पेटी में चाहे आप उत्तर की ओर बात कर लें, विषुवत से कर्क के बीच बात कर लें, या विषुवत से मकर के बीच बात कर रहे हैं, तो इस पेटी में वर्ष में 2 बार जो है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस वजह से वर्ष में 2 बार अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है। और इसी पेटी में चूंकि वर्ष भर सूर्य का गमन होता है, यहां पर कब गया? 21 मार्च को था, 21 मार्च से 21 जून को ऊपर गया, 21 जून से वापस आया, कब आएगा? 23 सितंबर को शरद विषुव पे वापस आ जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा से नीचे जाएगा तो मकर रेखा पर कब पहुंच जाएगा? 22 दिसंबर को यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी ऊपर की तरह नीचे घटना हो गई, हर जगह पे एक बार ताप अधिक हो गया। फिर 22 दिसंबर से फिर ये उत्तरायण होने की कोशिश करेगा और यहां से वापस आके और यहां पर फिर 21 मार्च को फिर से यहां पहुंच जाएगा। यानी इस पेटी में सूर्य का गमन होता रहता है, इसलिए यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ती रहती हैं और इसीलिए यहां पर अधिकतम ताप की प्राप्ति होती है। कहां पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से साउथ लैटिट्यूड, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। इससे ऊपर हम बात करें कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की बात करें तो ये जो है, ये जो 2 पेटियां हैं, ये है मध्यम सूर्य तप पेटी। ये मध्यम सूर्य तप की पेटी है। मध्यम सूर्य तप की क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा कि सूर्य जो है वो वर्ष में एक बार जो है वो कहां पहुंचेगा? कर्क रेखा पर। और वर्ष में एक बार कहां पहुंचेगा? मकर रेखा। कर्क पे कब पहुंचेगा? 21 जून को। मकर रेखा पे कब पहुंचेगा? 22 दिसंबर को। यानी कि एक बार सूर्य जो है उसकी सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी और एक बार
क्या पड़ेंगी यहाँ पर, मकर रेखा पर पड़ेंगी। इसलिए मध्य सूर्यताप पेटी जो है उसमें कभी भी वर्ष में पूरे समय में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य अधिकतम कहा जाता है 23.5 डिग्री तक। फिर भी यहाँ पर वर्ष में एक बार क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होगा। अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक बार कर्क रेखा पर सूर्य जब आएगा तो यहां पर भी तिरछी किरणों से अधिकतम ताप की प्राप्ति होगी। फिर जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, मकर रेखा पर चमकेगा, तब यह मध्यम सूर्य ताप की प्राप्ति होगी 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। कर्क रेखा 23.5 से 60 डिग्री और 23.5 से 60 डिग्री, ये कौन सा है, मध्यम सूर्यताप की पेटी। और ये जो है इससे ऊपर अगर हम बात करें तो वो निम्नतम सूर्यताप पेटी है, निम्नतम सूर्यताप पेटी है ये। और ये क्यों है निम्नतम सूर्यताप पेटी, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए अब सूर्य जो है मैक्सिमम यहां तक आया, किरणें कहां आई, ज्यादा से ज्यादा 60 तक तिरछी किरणें। निम्नतम सूर्यताप पेटी क्यों है, क्योंकि यहां वर्ष में किसी भी समय सूर्य की किरणें सीधी कभी नहीं पहुंचती, तिरछी किरणें भी बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। इस वजह से यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तो कालिक रूप से हमने देखा कि कालिक रूप से तो ऋतुवत परिवर्तन के साथ साथ टेम्पोरल चेंजेस हम देखें तो ऋतुवत परिवर्तन के साथ सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से परिवर्तन हो रहा है। और स्थानिक रूप से देखें तो स्थानिक रूप से अगर अक्षांशीय रूप से बात करें तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड जो है इसकी पेटी अधिकतम सूर्यताप की हो गई। 23.5 से 60 डिग्री की मध्यम सूर्यताप की, क्योंकि यहाँ पे किरणें तिरछी पड़ रही हैं, और 60 से ऊपर सूर्यताप की मात्रा बहुत कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में इसलिए यहाँ पर निम्नतम सूर्यताप की पेटी इसको कहा जाता है। तो इस तरह सूर्यताप का जो वितरण है, सूर्यताप का जो इंसोलेशन का वितरण है, वो अलग अलग जगह पर ऋतुवत रूप से और स्थानिक रूप से परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए ये जो सूर्यताप का वितरण हमने टेम्पोरल और स्पाशियल पढ़ा, इसको भी अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर इसके भी अगर कुछ कारक देखें तो कुछ और कारक भी इनको नियंत्रित करते हैं। सूर्यताप जो है इंसोलेशन, इसको प्रभावित करने वाले कुछ और भी कारक होते हैं जो इसके वितरण को प्रभावित करते हैं। उनके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इंसोलेशन को क्या क्या प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि सूर्यताप को प्रभावित करने के लिए ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। मतलब इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रे, सन जो सूर्य है उसकी किरणों का इंक्लिनेशन क्या है, तिरछापन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन कैसे होगा। देखिए सूर्य जो है वो जब कर्क रेखा पर होगा या मकर रेखा पर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक जाएगा और मकर रेखा तक जाएगा तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। जब मकर रेखा पे होगा तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। और विषुवत रेखा पर अगर बात करें जो हमने अभी देखी थी, विषुवत रेखा पर वर्ष के अधिकांश समय सूर्य की किरणें जो है वो चमकती हैं। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो दोनों तरफ क्या होता है, दिन और रात जो होती है उसकी अवधि बराबर होती है। तो इस वजह से जितनी ज्यादा किरणें तिरछी होंगी सूर्य की, ठीक है, सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा तिरछी होगी उस क्षेत्र में उतना ही कम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है आप ये देखिए कि मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी आकर के पड़ रही हैं।
और एक यही क्षेत्र है जिसमें सूर्य की किरणें तिरछी आ रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, ठीक है, अब इस सूर्य की किरणें जो कब, ये मान लीजिए कि ये सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। ठीक है, ये सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, विषुवत रेखा पर सूर्य चमक रहा है। तो ये मान लीजिए हम बात करें कि 21 मार्च का दिन है और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमक रही हैं। तो सीधी जो किरणें हैं ये सूर्य तप की अधिकतम मात्रा प्रदान करेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जो ये आ रही हैं दोस्तों, इनको कम क्षेत्र पर ये गिरेंगी। एक तो मान लीजिए कि हमें 2 मीटर का क्षेत्र कवर करना हो और एक सिर्फ 1 ही मीटर का क्षेत्र कवर करना हो, तो कौन सा जल्दी गर्म होगा? 1 मीटर का क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा। सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं और ये सिर्फ इतने ही क्षेत्र को इनको गर्म करना है, ये इतने ही क्षेत्र पर पड़ रही हैं, इसलिए ये सूर्य तप है, इंसोलेशन है, ये अधिक प्राप्त होगा। पहली बात। दूसरा, अगर हम तिरछी किरणों की बात करें, तिरछी किरणों की हम यहां बात करें कि ये मान लीजिए अब ये 21 मार्च के दिन तिरछी किरणें कहां जा रही हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर हम बात करें, 21 मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा पर क्या होगा? कर्क रेखा पर तब सूर्य की किरणें क्या आएंगी? तिरछे जाएंगी। कर्क रेखा से उत्तर तक हम बात कर लें तो सूर्य की किरणें लगातार तिरछी हो जाएंगी, यानी कि विषुवत रेखा से हम जब उत्तरी ध्रुव की ओर चलते जाएंगे या दक्षिण ध्रुव की ओर चलते जाएंगे तो सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, विश्व से ध्रुवों की ओर जब 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमक रहा है तब सापेक्ष किरणें क्या है? तिरछापन है। अब ये तिरछी किरणें जो है दोस्तों, इनको एक तो ये तिरछी किरणें बहुत बड़े क्षेत्र पर आके गिरेंगी, क्योंकि तिरछी आ रही हैं, ये देखिए तिरछी आ रही हैं, तो तिरछी किरणें एक तो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेंगी और इस बड़े क्षेत्र को, मान लीजिए पहले सीधी किरणें सिर्फ 1 मीटर को कर रही थी, तो अब मान लीजिए 2 मीटर को कर रही हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र को गर्म करने के लिए, सूर्य तप प्रदान करने के लिए, गर्म करने के लिए अधिक जो ताप जो है उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए यहां पर अधिक किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां पर सूर्य तप इंसोलेशन कम प्राप्त होता है। पहला कारण। दूसरा क्या होता है कि जो सीधी किरणें जो आ रही होती है ना, अब इनको देखिए, मान लीजिए ये पानी का कोई पात्र है, ठीक है, इसमें मैं एक तो यूं सीधा कोई चीज डाल दूं, ऊपर से मैंने एक पत्थर को यूं सीधा डाल दिया, ठीक है, तो इसको, ये पानी की जो ये गहराई है, जो इतनी गहराई है, इसको सिर्फ इसी गहराई को पार करना है। क्लियर है? वैसे ही जब ये वायुमंडल से निकल करके सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो इनको वायुमंडल की सिर्फ इतनी ही मोटाई को पार करनी है, सीधा सीधा, ऐसे सीधा, जैसे ये वायुमंडल है तो इस वायुमंडल की मोटाई को पार करके सीधी ऐसे आ जाएंगी। मगर अगर ये तिरछी आएंगी तो इनको लंबवत रूप से, देखिए अब कितनी ज्यादा वायुमंडल की गहराई को पार करना पड़ गया। ठीक है, तिरछी आएंगी तो उनको वायुमंडल की अधिक गहराई को पार करना पड़ता है। तो जो सीधी किरणें हैं उनका वायुमंडल में प्रकीर्णन, अवशोषण ये कम होता है, प्रत्यावर्तन कम होता है और वो सीधी अच्छे से आराम से वायुमंडल को पार करके अधिकतम सूर्य ताप को लेकर के आ जाती हैं। जबकि जो तिरछी किरणें जो आती हैं ये क्या करती हैं, ये तिरछी आने के कारण एक तो इनका रास्ते में क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्तन हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनका प्रकीर्णन भी हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब ये जो वायुमंडल में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एरोसोल वगैरह, धूल, रेत, उनके साथ टकरा करके क्या फैल जाएगी, या इसका वायुमंडल की गैसें क्या कर लेंगी, अवशोषण कर लेंगी। इस वजह से इन तिरछी किरणों को, क्योंकि वायुमंडल का एक लंबा, एक अधिकतम गहरा भाग कवर करना पड़ता है, एक गहरे भाग से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसके प्रत्यावर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण की वजह से ताप की हानि होती है और इसलिए ये सूर्य तप कम प्राप्त होता है तिरछी किरणों से। तो जहां कहीं भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर सूर्य तप अधिक होगा। जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां ताप अधिक होता है, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां ताप कम प्राप्त होता है। तो पहला फैक्टर तो हमने देखा जो सूर्य के ताप को क्या करता है, सूर्य तप जो है उसको प्रभावित करता है। दूसरा हम देख सकते हैं दिन की लंबाई कितनी है। दिन की लंबाई भी जो है वो सूर्य तप की मात्रा को
प्रभावित करेगी? दिन की लंबाई, या हम बात करें कि सूर्य प्रकाश की अवधि। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अवधि जो है ये भी किस तरीके से प्रभावित करती है ये हम देखते हैं। देखिए, दिन की लंबाई ऐसे कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो वहां क्या हो रहा है? इक्विनॉक्स है, विषुव हो रहा है। और विषुव की कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में सारे समय दिन जो है वो दोनों तरफ बराबर होते जाते हैं। ठीक है, दिन और रात की अवधि बराबर है। अब हम देखें तो जब सूर्य उत्तरायण आ रहा है, मान लो कि यहां हम देखें कि सूर्य जो है वो कैसे है? उत्तरायण है, यानी नॉर्दर्न साइड में जब सूर्य है। ठीक है, और नॉर्दर्न साइड में होने पर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक है दोस्तों, और गर्मी जो होती है उसके दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। क्यों होंगे? क्योंकि सूर्य जो है वो जब उत्तरी गोलार्ध में है तो वो 12 घंटे से अधिक समय तक चमकेगा। समझ में आ रहा है? 12 घंटे से अधिक समय तक चमकेगा, अधिक समय तक सूर्य जो है वो विकिरण आएगी, तो इससे दिन की अवधि अधिक होगी और गर्मी के दिन बड़े हो जाएंगे। अब यही सूर्य अगर उत्तरायण है तो जहां हम दक्षिण गोलार्ध में, ये तो बात कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अब इस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य के उत्तरायण होने पर सर्दी होगी। और दक्षिण गोलार्ध में अगर हम बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा होगा? दक्षिण गोलार्ध में जो सर्दी के दिन हैं वो क्या हो रहे होंगे? छोटे। ठीक है, जब सूर्य उत्तरायण है तो उत्तर की ओर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। तो जब दिन की अवधि हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होगी, इसलिए अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होगी और इसीलिए गर्मी के दिन होंगे। और जब सूर्य उत्तरायण होगा और दक्षिण गोलार्ध में देखिए तो सर्दी के दिन होंगे, और सर्दी के दिन छोटे क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर सूर्य जो है उसकी किरणें कम समय के लिए पहुंचेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा तो क्या होगा? यहां जो गर्मी पड़ रही थी वो क्या होगी? सर्दी में परिवर्तित हो जाएगी और यहां के दिन क्या होंगे? अब छोटे होने लग जाएंगे उत्तरी गोलार्ध के। और जो दक्षिण गोलार्ध में अभी सर्दी पड़ रही है और दिन छोटे हैं, वहां पर अब जब सूर्य दक्षिणायन हो गया है तो यहाँ गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ के दिन बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से सूर्य तप की प्राप्ति जो है वो दिन की अवधि पर भी डिपेंड करती है कि सूर्य प्रकाश जो है, सनलाइट जो है वो कितनी अवधि तक, कितने टाइम पीरियड तक सूर्य जो है वो आसमान में चमक रहा है और कितनी टाइम तक पृथ्वी पर पार्थिव जो सौरिक विकिरण है उसकी मात्रा प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए जिनकी वजह से हम ये कर सकते हैं। तीसरा इसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है क्या डिपेंड करेगा कि सूर्य जो है उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, इसके अनुसार भी सूर्य की पृथ्वी से जितनी दूरी है उसके अनुसार भी पार्थिव विकिरण जो है वो परिवर्तित होती हैं। कैसे सौरिक विकिरण परिवर्तित होती हैं? देखिए, जो पृथ्वी जो है उससे सूर्य जो है वो नॉर्मली औसत रूप से देखें तो 14.9 करोड़ किलोमीटर है, जो हम 15 मान लेते हैं करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 14.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। मगर क्या होता है कि 3 जनवरी का दिन ऐसा होता है, 3 जनवरी का दिन ऐसा होता है कि जब सूर्य जो है वो पृथ्वी से 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है? देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी है हमारी, इसकी जो कक्षा है ये कैसी है? अंडाकार कक्षा है इसकी। पृथ्वी जो है हमारी, इसकी जो कक्षा है, जो इसके चारों ओर जो कक्षा है ये कैसी है? अंडाकार कक्षा है। और इस अंडाकार कक्षा में क्या होगा कि एक बार तो जो है वो यहां पर पृथ्वी के और इसके बीच में, सूर्य के बीच में, जब सूर्य यहां होगा तो इसके बीच दूरी कम होगी, और एक बार वर्ष में क्या होगा कि यहां इसकी दूरी अधिकतम होगी। ठीक है, तो जब सूर्य जो है वो पृथ्वी के पास होता है वो होता है 3 जनवरी को 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर, इसे बोला जाता है उपसौर।
या पेरिहेलियन बोला जाता है इसको, ठीक है, उपसौर। और 4 जुलाई के दिन ऐसा होता है, 4 जुलाई जो होती है तब ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है सूर्य से, ठीक है, और इसको बोला जाता है अपसौर या एपीहेलियन, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा है 4 जुलाई और ये है 3 जनवरी। अब आप सोचिए कि जब पृथ्वी 14.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से, तब जो सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है उसमें अंतर कितना आएगा। अब जब 3 जनवरी को हम जब देखेंगे तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से जब 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर ही होगा, तो इस दिन में क्या होगा, इस दिन में पृथ्वी जो है उस पर सूर्य तप की मात्रा नॉर्मल डेज से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल जो दिवस होते हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी। और इस टाइम क्या हो रहा होगा, 3 जनवरी में क्या हो रहा होगा, 3 में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी पड़ रही होगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी और दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन है। सूर्य के दक्षिण होने से सूर्य के जो हमारी पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध वहां क्या है, गर्मी है और यहाँ सर्दी है। तो इसकी वजह से 7% तक सर्दी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। 7% तक सर्दी जो है वो कम हो जाएगी, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के ज्यादा पास होगा तब सूर्य तप या आतपन या इंसोलेशन की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा। और इसी वजह से 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी जो है वो नॉर्मल डेज से 7% तक कम हो जाती है। और जब 4 जुलाई की हम बात करें तो 4 जुलाई को क्या है, 4 जुलाई को क्या होगा कि सूर्य जो है वो कहां होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। और उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों में क्या हो रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी पड़ रही होगी और सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होगा। तो दूरी जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, कम आएगा, सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, सूर्य की विकिरणें क्या है, कम प्राप्त होंगी। तो इस वजह से 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में 7% गर्मी कम हो जाती है, ठीक है। दोनों ही उत्तरी गोलार्धों के संदर्भ में मैं बता रहा हूं आपको कि 3 जनवरी को जबकि पेरिहेलियन है, उपसौर है, सूर्य जो है वो पृथ्वी के ज्यादा पास है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कम पड़ेगी 7%। जबकि 4 जुलाई को जबकि सूर्य जो है वो उत्तरायण आ गया है और पृथ्वी के से दूर चला गया है, तो वहां गर्मी है उत्तरी गोलार्ध में, मगर वो गर्मी 4 जुलाई को 7% कम प्राप्त होती है, कम होती है। इसी आधार पर सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है वो भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है, ठीक है। ये सबने देख लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एपीहेलियन क्या है और पेरिहेलियन क्या है। इसके बाद कौन सा कारक है जो सूर्य तप जो है उसको हमारे को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके बाद हम देख सकते हैं कि चौथा आता है जल और स्थल का स्वभाव। ठीक है, कि कहीं पर धरातल पर कहीं क्या है, जल है, महासागर है, और कहीं पर स्थल है, ठीक है, महाद्वीपीय भाग है। तो महासागरीय महाद्वीपीय भाग कह सकते हो, जल या स्थल भाग कह सकते हैं। जल और स्थल का स्वभाव की हम बात कर रहे हैं सूर्य तप की प्राप्ति की, तो डिपेंड करेगा कि पृथ्वी की सतह पर किस जगह पर जल है और किस जगह पर स्थल है, उसके आधार पर भी सूर्य तप की मात्रा अलग अलग होगी। ये कैसे होगी इसको समझिए आप। देखिए, जो पृथ्वी जो है ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा स्थल भाग है और ये क्या है, जलीय भाग है,
ठीक है। तो स्थलीय भाग पर जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो स्थलीय भाग जो है उसमें सूर्य की किरणें ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती हैं। माना जाता है कि ये मैक्सिमम अगर देखें तो ये 2 मीटर तक की गहराई तक ही पृथ्वी की स्थलीय सतह को गर्म कर पाती हैं। स्थलीय सतह की बात कर रहा हूं मैं, स्थलीय सतह को 2 मीटर की गहराई तक ही गर्म करती हैं। ठीक है, इस वजह से स्थल भाग जो है उस पर सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है और ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के रिवर्स में हम बात करें इस जल की, तो जल देखिए, जल जो है इसके अंदर सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो लगभग कितना, ये तो स्थल में हो रही है, जबकि इसमें देखें हम जल में तो ये लगभग 200 मीटर तक की गहराई, मैक्सिमम हम माने तो 200 मीटर तक ये जल में पेनिट्रेट करती हैं। जो सौरिक विकिरण, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो जल में लगभग 200 मीटर की गहराई तक अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 2 मीटर का क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाएगा और 200 मीटर को गर्म करने के लिए अधिक समय लगेगा। तो इस तरह से 3-4 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से जल जो है वो देरी से गर्म होता है और स्थल तेजी से गर्म हो जाता है। जल और स्थल का स्वभाव देख रहे हैं तो स्थल क्या होगा, तेजी से गर्म होगा, यानी अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करेगा। इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त, जबकि जल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा और ये कम सूर्य तप प्राप्त करेगा। ऊष्मा ऊर्जा कम प्राप्त होगी। सूर्य तप क्या है, अल्टीमेटली ऊष्मा ऊर्जा, इसको ऊष्मा ऊर्जा कम मिलेगी। जल को क्यों मिलेगी, क्योंकि पहला कारण तो ये कि इसको 200 मीटर तक की गहराई तक के जल को गर्म करना पड़ेगा, जबकि स्थल में सिर्फ 2 मीटर को ही गर्म करना पड़ रहा था। दूसरी वजह अगर देखें तो जो हमारे जो ये जल जो होता है, जल जो है इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो किससे अधिक होती है, स्थल की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है कि जल के इकाई आयतन को गर्म करने के लिए जो ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो चूंकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा कम है, यानी स्थल को गर्म करने के लिए कम तापमान, कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मगर जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, यानी जल को गर्म करने के लिए अधिक सूर्य तप या अधिक तापमान या अधिक ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और स्थल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए स्थल तो जल्दी गर्म हो जाता है और जल देरी से गर्म होता है। दूसरा कारण पता चल गया। तीसरा देखिए, अब देखिए यहां पर जो जल जो है वो हमेशा क्या होता है, गतिमान होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल में देखिए जल धाराएं भी चल रही होती हैं। जल धाराओं की वजह से एक जगह जल कहां चला जाएगा, यहां मान लीजिए जल धारा चल रही है तो इस यहां पे गर्म होकर के जल दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, जल को ट्रांसफर करता रहेगा, तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी ट्रांसफर होती रहेगी। इसलिए जल क्योंकि स्थायी नहीं होता, हमेशा गतिमान होता है, इसलिए वो क्या करता है, अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण करता रहता है, इसलिए इसको ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। दूसरा, ये क्षैतिज के साथ साथ कौन सी गति करता रहता है, अपवेलिंग। जो ऊपर जो है वो ऊपर नीचे भी होता रहता है जल की मूवमेंट। तो नीचे का क्या होगा, ऊपर गर्म है, गर्म जल थोड़ा नीचे चला गया, ठंडा जल मान लीजिए ऊपर आ गया। इस तरीके से इसकी अपवेलिंग मूवमेंट भी होती रहती है कि यहां से मान लीजिए गर्म जल हट गया तो हटने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जल का जो दाब है वो कम हो गया, तो नीचे से ठंडा जल ऊपर आ गया, अब उसको गर्म करो। तो यहाँ पे क्या है, जल का एक सर्कुलेशन, एक चक्रीय क्रम चलता रहता है। ठीक है, इस चक्रीय क्रम की वजह से क्या हो रहा है, इस चक्रीय क्रम की वजह से भी, क्योंकि जल के अंदर सर्कुलर मूवमेंट भी है और क्षैतिज मूवमेंट भी है, इसलिए जल को गर्म करने के लिए ऊष्मा की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि ऊष्मा जो है उसका स्थानांतरण होता जाता है। तीसरा कारण पता चल गया। चौथा इसमें क्या होता है कि ये जो जल है, जो कि गतिमान जल है,
जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है और इसको 200 मीटर तक गर्म करना पड़ रहा है, इस जल के अंदर भी आपको एक ये भी मिलता है कि अब आप जब इसका वाष्पोत्सर्जन देखें, उसके द्वारा भी ये ऊष्मा का क्षय करता है। भाई स्थल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, स्थल में तो सूर्य की किरणें आके पड़ी तो कुछ वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं, तो ऊष्मा का क्षय नहीं हो सकता। मगर जल में क्या है कि जल में जितनी ज्यादा ऊष्मा आएगी, जितना ज्यादा सूर्य की किरणें आएंगी, जल गर्म होगा और जल गर्म होने से भाप बनेगी और भाप की वजह से, भाप बनना क्या होता है, भाप की वजह से ऊष्मा का क्षय होता है, क्योंकि जो आर्द्रता बनती है, जो जलवाष्प बनती है, वो अपने साथ ऊष्मा को लेके चली जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी ऊष्मा का क्षय होता है जलीय क्षेत्रों में। जल गतिमान होने की वजह से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। जल को खुद को भी गर्म होने के लिए ऊष्मा की अधिक आवश्यकता होती है और जल को गर्म करने के लिए 200 मीटर तक सूर्य की किरणों को प्रवेश करके पूरे जल को गर्म करना पड़ेगा। इसलिए जलीय भाग धीरे गर्म होते हैं, कम सूर्य तप की प्राप्ति होती है, इंसोलेशन कम प्राप्त होता है, जबकि स्थल भाग जो है वो तेजी से गर्म होते हैं, इसलिए इनको जो है वो अधिक प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आपने ये देख लिया। इसके बाद एक और कारण हो सकता है, जो एक माइन कारण है सौर कलंक, जिसे हमने सन स्पॉट पढ़ा था, सौर कलंक। ठीक है, ये सन स्पॉट जो कि फोटोस्फीयर में दिखाई देते हैं सूर्य की सतह पर, वो काले धब्बे होते हैं जिनका तापमान जो है वो आसपास के क्षेत्र से कम होता है। और कितना तक कम हो सकता है, अगर इसकी बात करें फोटोस्फीयर की, तो जो इसके बाहर की परत जो क्रोमोस्फीयर है, इससे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक ताप कम होता है। ठीक है, किससे? क्रोमोस्फीयर से। क्रोमोस्फीयर की तुलना में फोटोस्फीयर का जो ये सौर कलंक है, इनका ताप जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और ये 11 साल के एक चक्र में चलते हैं, अधिकतम, न्यूनतम, फिर अधिकतम, ऐसे सौर कलंक आते रहते हैं। और जब जब सौर कलंक आएगा दोस्तों, तब तक सौर्यिक विकिरण जो है वो तीव्र हो जाएगा। ठीक है, सौर कलंक आने पर सूर्य से जो विकिरण जो है वो तेज हो जाता है और इस सौर्य विकिरण तेज होने की वजह से सूर्य की किरणें धरातल पर, पृथ्वी पर ज्यादा प्राप्त होती हैं। इस वजह से सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, तो सौर्य विकिरण तेज कब होगा? सौर कलंक होगा जब। और सौर कलंक, सन स्पॉट जब आएंगे तो इसकी वजह से सोलर रेडिएशन तेज होगा और इससे इंसोलेशन हमें अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर है जो वायुमंडल जो है वो डिसाइड करता है कि सूर्य ताप की मात्रा किसी स्थान पर कितनी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक हम छठा कारक देखें तो जो वायुमंडल जो है, वायुमंडल का भी एक प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सूर्यताप किसी जगह कहां कितना प्राप्त होगा। वायुमंडल कैसे डिसाइड करता है? देखिए, वायुमंडल में पहली बात करते हैं हम प्रत्यावर्तन की। ठीक है, या हम इसको एल्बिडो भी कह दें। ठीक है, एल्बिडो यहां नहीं कह के अभी सिर्फ प्रत्यावर्तन की बात करो। प्रत्यावर्तन क्या है? देखिए, प्रत्यावर्तन क्या है कि जो सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करने वाली होती हैं तो ऊपर कुछ गैसेज होती हैं, कुछ एरोसोल होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा बादल बने हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उनको क्या करते हैं, वापस, जैसे ये बादलों का निर्माण हो रहा है, सूर्य की किरणें यहाँ आएंगी और आने के बाद इनको ये वापस अंतरिक्ष की ओर प्रत्यावर्तित वापस लौटा देंगी। सूर्य की किरणें बादल से टकरा के ऊपर चली जाएंगी, तो इसे प्रत्यावर्तन कहेंगे। अब जब सूर्य की किरणें वापस प्रत्यावर्तित होकर चली गई हैं तो सूर्य तप की प्राप्ति होगी नहीं, धरातल तक सूर्य की किरणें कम आएंगी। जब सूर्य की किरणें कम आएंगी तो सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। दूसरा, जो किरणें मान लीजिए धरातल पर आ गई हैं और यहां पर हमारे धरातलीय भाग पर यहां पर कोई आइस शीट है, ठीक है, बर्फ है, पृथ्वी की सतह भी है,
तो ये क्या करती है, सूर्य की जो विकिरणें हैं वो यहां पर आकर के और वापस अंतरिक्ष की ओर प्रत्यावर्तित हो जाती हैं, लौट जाती हैं। ठीक है, इसको को क्या बोला जाता है, इस लौटने को बोला जाता है एल्बिडो भी कहा जाता है। ठीक है, आप दोनों तरफ से मान सकते हैं, चाहे बादलों का मानो, चाहे आप धरातल पे पाई जाने वाली आइस का मानो, तो ये प्रत्यावर्तन जो है इसको एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो किसी सतह का एल्बिडो जितना ज्यादा होगा, उस सतह पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में वापस शून्य में लौट जाएंगी, वापस अंतरिक्ष में लौट जाएंगी, और उनकी वजह से हमें सूर्य तप की प्राप्ति नहीं होती है, इंसोलेशन प्राप्त नहीं होता है। तो ये वायुमंडल का प्रभाव हो गया। दूसरा हो सकता है कि इससे डिफ्यूजन हो जाए या विसरण हो जाए। विसरण कह सकते हैं इसको, या इसको डिफ्यूजन कह सकते हैं, या इसको विसरित प्रत्यावर्तन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है विसरित प्रत्यावर्तन? जब सूर्य की किरणें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, एरोजोल्स, गैसेस इन पे जब पड़ती हैं, एरोजोल्स पर जब पड़ती हैं, तो वो गिर करके चारों ओर फैल जाती हैं, उनका एक तरह से प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो हैं ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन पर जब सूर्य की किरणें ऐसे आएंगी तो ये चारों ओर ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं विसरण। विसरण मतलब चारों ओर डिफ्यूजन हो गया, फैल जाना, और इस फैलने की वजह से क्या होगा कि ये पृथ्वी की सतह तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच नहीं पाएंगी, तो सूर्य की किरणों के एरोजोल पे पड़कर चारों ओर फैल जाने को या प्रकीर्णन हो जाने को विसरित प्रत्यावर्तन या विसरण कहते हैं। मगर दोस्तों यहाँ याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने एरोजोल में जब प्रकीर्णन पढ़ा था वो सेलेक्टिव था। ठीक है, विभेदात्मक प्रकीर्णन था, जिसमें एरोजोल्स जो हैं उनके पार्टिकल्स की साइज जो है वो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे जो सूर्य की आ रही थी उनका प्रत्यावर्तन, उनका प्रकीर्णन कर रही थी। कुछ को पास होने दे रही थी और कुछ को क्या कर रही थी, प्रकीर्णित कर रही थी। इसकी वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा था, अलग अलग आकार जो फोटिक जो फिनोमिना थे, ऑप्टिकल फिनोमिना, वो हमें दिखाई दे रहे थे। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो विसरित प्रत्यावर्तन है ये भी एक तरीके का प्रकीर्णन है, सूर्य की किरणें फैल रही हैं, बट ये एक डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, सेलेक्टिव स्कैटरिंग नहीं है, एक विभेदात्मक प्रक्रिया नहीं है। चाहे कोई भी हो, किसी भी तरंग दैर्ध्य की हो, कोई भी तरंग लंबाई की तरंग आ रही हो, ये सभी की सब फैल जाएंगी, तो उसे विसरित प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसमें कोई सेलेक्टिव नहीं है, वेवलेंथ कुछ भी रही हो किरण की, उसमें वेवलेंथ होता है। प्रकीर्णन में जैसे मी स्कैटरिंग होती है और रिले स्कैटरिंग होती है, उसमें क्या होता है कि प्रकीर्णन डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितनी है विकिरण की। यहां वेवलेंथ डिपेंड नहीं करेगी, सबको फैला देगी। ठीक है, तो जब ये फैल गई हैं तो ये पृथ्वी पर प्राप्त आएंगी नहीं, धरातल पर नहीं आएंगी, तो इससे क्या होगा, हमें इंसोलेशन प्राप्त नहीं होगा, सतह को ताप की प्राप्ति नहीं होती है। और इसकी वजह से एक घटना आप देखें तो आप दिन के समय में आप देखिए, दिन के समय में सूर्य की किरणें हैं, हमें बहुत अच्छे से उजाला है दिखाई दे रहा है। मगर रात के समय में जब सूर्यास्त और अस्त हो गया है, अब सूर्य हमें है नहीं, तो सूर्य का प्रकाश फिर भी हमें दिखाई देता है। हमें फिर भी क्या होता है, रात के समय में भी हम चाहे कितना भी अंधेरा हो फिर हम नॉर्मल देख सकते हैं। अंधेरे में आप थोड़ी देर अंधेरे में रहेंगे तो आप देख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, देख सकते हैं। वो एक थोड़ा प्रकाश जो हमें दिखाई देता है वो ये विसरित प्रकाश ही होता है, जो दिन के समय में सूर्य की किरणों का एरोजोल्स पे टकराने की वजह से चारों ओर जो प्रकाश फैल गया है वो वायुमंडल में कहीं ना कहीं बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये वायुमंडल में ये जो प्रकाश दिन के समय में डिफ्यूज हुआ है, ये विसरित प्रकाश वायुमंडल में कहीं ना कहीं बना रहेगा और ये रात के समय में हमें अंधेरे में भी देखने की शक्ति प्रदान करता है। इसकी वजह से ही हम अंधेरे में भी देख पाते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूज लाइट होती है, तो इसकी वजह से भी सूर्यताप डिफर करेगा। तीसरा हो सकता है कि वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाए। किसका?
सौरिक विकिरणों का। सूर्य से जो विकिरण आ रही हैं, इन सौरिक विकिरणों का वायुमंडल अवशोषण भी करता है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा गैसों के साथ साथ जलवाष्प पाई जाती है। तो ये क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाली कुछ विकिरणों को वायुमंडल जो है वो अवशोषित करता है। जब मैं ऊष्मा बजट पढ़ाऊंगा, आपको हीट बजट पढ़ाऊंगा पृथ्वी का, तब आपको बताऊंगा कि टोटल जो हीट जो हमारे ऊपरी वायुमंडल पे आकर के सूर्य से प्राप्त हो रही है, उसका सौरिक विकिरण का 14% भाग जो है वो गैसों और जलवाष्प यानी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब आप सोचिए कि जो 100% है उसमें से 14% जो है उसको तो वायुमंडल ने अवशोषित ही कर लिया है। जब 14% अवशोषित कर लिया है तो सूर्यताप जो प्राप्त होता वो भी कम होगा। अब ऐसा नहीं है सब जगह होगा। मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। अब जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां अवशोषण ज्यादा होगा सूर्य किरणों का, तो इस वजह से सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। कहीं ऐसा हो सकता है कि बर्फीले क्षेत्र अधिक हैं तो वहां पर प्रत्यावर्तन अधिक होगा। कहीं ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जब बादल अधिक हैं तो वहां से सूर्य की किरणें प्रत्यावर्तित हो जाएंगी। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर अगर हम देखें, प्रत्यावर्तन, विसरण और अवशोषण जो है, ये 3 किरणें जो ऐसी हैं कि हर जगह पर अलग अलग सूर्य तप इंसोलेशन की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक बादल हैं वहां पर सूर्य की किरणें प्रत्यावर्तित अधिक हो जाएंगी तो सूर्य की किरणें जो है वो सूर्य तप की प्राप्ति नहीं कर पाएंगी। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, हिम चादर है, तो हिम का एल्बिडो अधिक है, 90% तक वो एल्बिडो होता है, तो वो क्या कर देगी? तो वो सूर्य की किरणों को ज्यादा प्रत्यावर्तित कर देगी, तो इंसोलेशन प्राप्त नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है वहां पे क्या होगा? वहां अवशोषण अधिक होगा, और अवशोषण अधिक होगा तो सूर्य तप जो है वो धरातल तक पहुंचेगा ही नहीं, इंसोलेशन प्राप्त नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में मान लीजिए कि बहुत ज्यादा धूल कण, एरोसोल हैं, तो वहां पर विसरण अधिक होगा, प्रकीर्णन अधिक होगा, तो विस्तृत प्रत्यावर्तन अधिक होगा, तो इससे सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो वायुमंडल का जो स्वभाव है वो भी सूर्य तप इंसोलेशन की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कारक थे जो मुख्य कारक थे जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, जिनमें सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन देख लिया, दिन की लंबाई देख ली, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, एपीहेलियन पेरिहेलियन को हमने देखा, जल और स्थल का स्वभाव और उसका मैंने बताया कि कैसे कैसे जल और स्थल जो है वो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हमने सौर कलंक देखा और वायुमंडल के प्रभाव को देखा, प्रत्यावर्तन, विसरण और अवशोषण को देखा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है। हमने सूर्य तप को पढ़ लिया है, सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप के बाद हमने सूर्य के बारे में थोड़ा बेसिक जाना और उससे कैसे सूर्य तप मिल रहा है वो बताया। और यहाँ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बताया कि सूर्य की किरणें तो लघु तरंगीय क्यों हैं और पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें हैं वो दीर्घ तरंग क्यों हैं, उसको समझिए। और भी इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो टर्मिनोलॉजी पर थी, जैसे लैंजली क्या है, सौरिक स्थिरांक क्या है, सौर ज्वाला क्या है, सौर पवन क्या है, फैकुला क्या है, उम्ब्रा क्या है, पेनुम्ब्रा क्या है, सौर कलंक क्या है, इनको भी आप समझिए, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हमने सूर्य जो है इसका वितरण पढ़ा कि स्थानिक रूप से कैसे वितरण है और कालिक रूप से कैसे वितरण है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ सकता है कि सूर्य के वितरण को कैसे प्रभावित करेंगे। और इसके अलावा हमने सूर्य तप जो इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये पढ़े। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको अगर समझ में आएंगे तो ये आगे हमारे काम आने वाले हैं। आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी में धीरे धीरे और प्रोग्रेस करेंगे तो ये हमारे सब जो है वो आगे काम आएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए जितना मैंने बताया है वो। और फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है कि आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में मैं आपको बताना चाहूं कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर ली है। फिर भी अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी में कोई ऐसा लगता है कि एक कोई टॉपिक आपका छूटा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो लेक्चर जरूर प्रोवाइड करूंगा। जियोमॉर्फोलॉजी को भी हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने जितना हो सकता था उसको कंप्लीटली आपको कवर करके दिया है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अंत में यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियोस मैं दूंगा वो क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट कवर करते हुए होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।